प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है, यदि दो बिंदुओं A और B के बीच एक बिंदु C ऐसा स्थित है कि AC बराबर है BC, तो A और B बिंदु के बीच में कोई बिंदु C है और वो किस तरह से है कि AC बराबर है BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर है 1/2 AB। ये हमें सिद्ध करना है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए और एक आकृति खींचकर भी हमें इसको स्पष्ट करना है। अब प्यारे बच्चों, इसका अगर हम हल देखें तो बहुत आसान सा इसका एक हल बनेगा। अब देखो, हमारे पास दो बिंदु हैं A और B, उनके बीच में कोई बिंदु C है। तो देखो, A बिंदु और B बिंदु के बीच में कोई बिंदु C है और यहाँ पे जो C बिंदु है, A बिंदु है और B बिंदु है, तो इन दोनों के बीच में कहीं बिंदु C है और वो C बिंदु कैसा है, थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेते हैं कि किस तरह से है कि AC बराबर है BC, इस तरह से, यानी कि A से C तक और C से B से C तक ये बराबर है। अगर हम इसको मिला दें यहाँ पे, देखो ये हमारे पास A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु, तो A बिंदु और B बिंदु के बीच में C बिंदु है और वो इस तरह से कि AC, ये AC और BC ये आपस में बराबर है, यानी कि C A से उतनी दूरी पे है जितना C B से दूरी पर है। तो ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि AC बराबर है 1/2 AB। आकृति खींचकर हमें इसको सिद्ध करना है। अब देखो, ये हमारे पास दिया हुआ है, दिया गया है, तो ये हमें दे रखा है। अब आप देखेंगे कि AC बराबर BC दे रखा है और हमें क्या सिद्ध करना है कि हमें सिद्ध करना है कि AC बराबर है 1/2 AB। अगर हम आर पार गुणा कर दें, अब देखो हमें जो सिद्ध करना है वो है AC बराबर है 1/2 AB। अब हम इसको आर पार गुणा कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो 2AC बराबर है AB हो जाएगा। 2AC यानी कि AC के दो हिस्से और AB का एक हिस्सा बराबर हो गया, उसमें कुछ ऐसा हमें सिद्ध करना है। अब आप देखिए, तो यहां से, अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, ये AC है, ये BC है, मैंने AC प्लस AC कर दिया और यहां पे AC प्लस BC कर दिया। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट साइड में भी AC जोड़ दिया और राइट साइड में भी AC जोड़ दिया। AC और BC तो पहले ही थे, मैंने लेफ्ट साइड में भी AC जोड़ दिया और राइट साइड में भी AC जोड़ दिया। अब यहां पे नियम क्या बनाया कि बराबर में अगर बराबर जोड़े जाते हैं तो जो परिणाम होता है वो भी बराबर होता है। अब अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि बराबर में अगर बराबर जोड़े जाते हैं तो जो परिणाम होता है वो बराबर होते हैं। अब आप देखिए, देखो AC और AC कितना हो जाएगा, 2AC। AC और AC हमारे पास कितना हो जाएगा, 2AC हो जाएगा। और यहां से देखें AC प्लस BC, AC और प्लस BC, यानी कि AC तो यहां से यहां तक का हो गया और BC यहां से यहां तक हो, यानी कि पूरा ही हो गया। तो AC प्लस BC को हम क्या लिख सकते हैं, AB, यानी कि मतलब मान लो हमारे पास, अब देखो AB है हमारे पास, इसी के बराबर में मैं अगर यहाँ पे AB बना लेता हूं, ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखो यहां कहीं C है, तो मैं AC को इसके ऊपर रख दूं और CB को इसके ऊपर रख दूं, तो ये पूरा हो जाएगा, पूरा ढक लेगा AB को। यानी कि जो AC प्लस BC है और जो AC है, AC प्लस BC है जो, और जो AC नहीं AB है जो, और जो AB है, वो दोनों कैसे हैं, समपाती हैं। वो दोनों कैसे हैं, समपाती है।
अब देखो, अगर दो वस्तुएं समपाती होती है तो वो कैसी होती है, बराबर होती है। तो दो वस्तुएं अगर समपाती होती हैं तो वो कैसी होती है, बराबर होती है। तो इसकी वजह से हम ये दोनों यहां पे लिख सकते हो कि AC प्लस BC या CB, AC प्लस BC और AB समपाती है, इसलिए AC प्लस BC किसके बराबर है, AB के बराबर है। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, AB लिख दिया। और यहां से हमारे पास AC कितना आ जाएगा, ये दो इधर आगे बटे में आ जाएगा 1/2 AB। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो हमें सिद्ध करना था वो आंसर आ जाता है। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया था कि दो बिंदुओं A और B के बीच में एक बिंदु C ऐसे स्थित है कि AC बराबर है BC है। तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर है 1/2 AB है। एक आकृति खींचकर इसे स्पष्ट कीजिए। तो एक आकृति खींच के हमें इसको स्पष्ट करना है। अब देखो, A और B बिंदु के बीच में एक बिंदु C था, कैसा कि AC और BC बराबर है। तो ये हमने लिख दिया। अभी हमें ये सिद्ध करना है कि AC बराबर है 1/2 AB। अब देखो, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि हमें कितना चाहिए, 2 AC चाहिए। अब हमारे पास AC कितना है, 1 है। तो मैंने AC इधर जोड़ दिया और AC इधर जोड़ दिया, दोनों साइड में हमने AC जोड़ दिया। AC और AC 2 AC हो गई। और यहां पे हमारे पास कितना आ गया, AC प्लस BC है। अब हम AC प्लस BC को हम क्या लिख सकते हैं, AC प्लस BC को हम क्या लिख सकते हैं। अब देखो, AC ये है हमारे पास और BC ये है हमारे पास। तो हमने क्या किया, अभी इसको एक और चित्र बना लिया हमने ताकि कॉन्सेप्ट को समझ सके। AC को इसके ऊपर रखा, AB के ऊपर, तो यहां तक आया। और BC को भी इसके ऊपर रखा तो यहां तक आया। यानी कि AC प्लस BC ने AB को पूरा ढक लिया। पूरा ढक लिया इसका मतलब बिल्कुल पूरा ढका है, ये दोनों बराबर है। यानी कि AC प्लस BC और AB समपाती है। अगर समपाती है तो यानी कि दोनों बराबर है, क्योंकि हमारे पास नियम है कि दो वस्तुएं अगर समपाती हैं तो वो बराबर होंगी। तो यहां से हमारे पास इसको हमने AB लिख दिया। अब AC का मान कितना आ गया, ये AB इसके बटे में आ जाएगा, यानी कि 1/2 AB। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है, ये जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। प्यारे बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्वेश्चन नंबर 4 से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु कहलाता है। प्रश्न 4 में, यानी कि यहां पे अगर हम जो प्रश्न 4 के लिए हमने आकृति बनाई थी उसको अगर हम देखें तो उसमें क्या था कि AC बराबर था किसके बराबर, BC के बराबर। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो यानी कि जो C है वो AB का मध्य बिंदु कहलाता है। आगे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि किसी रेखाखंड का, कोई भी रेखाखंड है, उसका सिर्फ एक मध्य बिंदु होता है। तो यहां पे हमारे पास मध्य बिंदु कौन है, C है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि एक और मान लेते हैं मध्य बिंदु, कि माना C के अतिरिक्त रेखाखंड AB का एक और मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु D है। तो हमने C के साथ साथ एक मध्य बिंदु और मान लिया D। अब क्योंकि C रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए AC बराबर है BC। AC बराबर है BC। ठीक इसी प्रकार
इसी प्रकार सी रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, इसलिए अगर D भी मध्य बिंदु है, इसी प्रकार C की जगह पे D रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, तो ये काम D के लिए भी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, AD बराबर है BD। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको समीकरण 2 मान लिया और इसको समीकरण 3 मान लिया। तो कुछ भी नया नहीं लिखा, जो हमारे पास जानकारी थी सिर्फ उसको लिखा। अब प्यारे बच्चों आप देखो कि सी ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि सी ए और बी के बीच में कहीं बिंदु है, तो हम ए बी को लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। ठीक इसी प्रकार डी भी ए बी का मध्य बिंदु है, यानी कि इसके बीच में है कहीं, तो हम ए बी को लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी। क्या किया हमने, सी की जगह पे डी आ गया, बस। डी भी यहां कहीं है, मध्य बिंदु है वो भी, अब वो कहां पे ये देखना है हमें। तो ये हमारे पास समीकरण 4 हो गया और ये समीकरण 5 हो गया। अब ये तो दोनों ए बी हैं, तो समीकरण 4 और 5 से क्या मिलेगा हमें, ए बी के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी सी किसके बराबर हुआ, ए डी प्लस बी डी के। अब यहां पे देखो क्या किया, अगला स्टेप क्या यहीं पे करते हैं, चलो। अब देखो ए सी तो ए सी ही है, प्लस बी सी किसके बराबर है, ए सी के, तो इसकी जगह पे ए सी लिख दिया। ए डी हमने ऐसे लिखा और बी डी किसके बराबर है, ए डी की, तो ये आ गया हमारे पास। अब आगे काम हम यहां पे कर लेते हैं, ये 2 AC हो गया और यहां पे ये 2 AD हो गया। अब 2 के साथ 2 कैंसिल कर देते हैं, तो AC बराबर है AD। देखो अब आप इस चीज को ध्यान से देखो, इसमें कहा गया है कि जो AC बराबर है AD। अब देखो AC बराबर है AD तो कहीं भी हो सकता है, D कहीं भी हो सकता है, D जहां पे भी हो, तो ये भी इसके बराबर हो सकता है, ये भी बराबर हो सकती है, बराबर तो कहीं से भी हो सकता है। AC यहां से यहां से यहां से यहां से कहीं भी बराबर हो सकता है, लेकिन क्योंकि D बिंदु है, जो D है वो AB का मध्य बिंदु है, यानी कि बीच में ही तो है, कहीं यही कहीं तो है, तो यही कहीं है एक तो बात, यानी कि इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में है, और AC और AD बराबर है, तो इसका मतलब C और D भिन्न बिंदु नहीं है, अलग अलग नहीं है। तो यहां से क्या बात निकलती है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि C और D दो भिन्न यानी कि अलग अलग बिंदु नहीं है, तो ये अलग अलग बिंदु नहीं है, यानी कि एक ही है। तो पता है, तो जो उसने पूछा था कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु हो सकता है, तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। पहले बच्चों एक बार फिर देखते हैं क्या कहा है कि प्रश्न 4 में सी रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु कहलाता है। प्रश्न 4 में क्या था, ए सी बराबर सी बी दिया हुआ था, सी ए बी के बीच में है कहीं, और कैसा है कि ए सी बराबर बी सी है। तो अगर सी बिंदु ए बी के बीच में है कहीं और ए सी बराबर बी सी है, तो जो सी है उसको हम क्या कहेंगे, मध्य बिंदु कहेंगे रेखाखंड ए बी का। ये बात यहाँ पे कही है। सिद्ध करना है कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु
हो सकता है। तो हमने क्या मान लिया, हमने सी और डी दो मध्य बिंदु मान लिए। अब सी और डी दो मध्य बिंदु मान लिए, तो सी अगर मध्य बिंदु है तो ए सी और बी सी बराबर होंगे। मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे डी लगा देता हूँ, मान लो डी मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये हमारा डी है। और अगर डी मध्य बिंदु है तो ए डी और बी डी बराबर होंगे, तो ए डी और बी डी बराबर होंगे, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिए। अब सी ए बी के बीच में तो है, तो इसका मतलब ए सी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, ए बी के, ये लिख दिया यहाँ पे। और ए डी प्लस बी डी ये भी किसके बराबर होगा, ए बी के, ये भी लिख दिया। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ये हमने लिख दिए। अब बी सी हमारा ए सी के बराबर है और बी डी हमारा ए डी के बराबर है, तो यहाँ पे बी सी की जगह पे ए सी लिख दिया और बी डी की जगह पे ए डी लिख दिया। एक जैसे हो गए दोनों, ए सी और ए सी, दो ए सी, ए डी और ए डी, दो ए डी, तो ए सी और ए डी बराबर हो गए। अब देखो ए सी और ए डी बराबर हो गए, तो इस डी बिंदु को कहाँ आना पड़ेगा, इसके ऊपर ही आना पड़ेगा, क्योंकि जो ए सी और ए डी बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये जो डी बिंदु है इसको यहीं पे आना पड़ेगा, तभी तो ये बराबर हो गए। ए सी भी यहीं तक हो जाएगा और ए डी भी यहीं तक हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसे हो जाएंगे, ए सी और ए डी संपाती हो जाएंगे, संपाती हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये बराबर हो जाएंगे। तो बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब हमारे पास सी और डी बिंदु है जो वो अलग अलग नहीं है, वो सेम है हमारे पास। इसका मतलब जो मध्य बिंदु होता है वो हमारे पास किसी भी रेखाखंड का एक ही होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो आप डी पॉइंट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, और अगर आप छोड़ना चाहते हैं डी पॉइंट को तो आप छोड़ के भी इसको चल सकते हैं। बस आपको आपके माइंड में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो डी है वो ए बी के बीच में कहीं है। दूसरी बात वो मध्य बिंदु है, अगर वो मध्य बिंदु है तो ए डी और बी डी बराबर होंगे, और वो ए बी के बीच में है कहीं तो ए डी प्लस बी डी ए बी के बराबर होंगे। तो ये दो बातें आपको यूज करनी है इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है आकृति 5.10 या आप इसको 5.10 भी कह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं होता, लेकिन आप यहाँ पे इसको 5 कह सकते हैं। यानी कि 5वें चैप्टर की जो 10वीं आकृति की वो बात कर रहे हैं। में यदि AC बराबर है BD है, AC और BD आपस में बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर है CD है। तो हमारे पास दिया गया है, क्या दिया हुआ है कि AC बराबर है BD, तो ये समीकरण दे रखा है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है क्या कि AB बराबर है CD, तो ये हमें सिद्ध करना है। अब इसके लिए देखो आप देखो ये यूज करना है हमें। तो अब देखो AC के बीच में B भी तो है, तो हम लिख सकते हैं इसको AB प्लस BC या CB, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिख लें। तो AB प्लस BC, और एक BD यूज हो रहा है, तो BD हम इसको लिख सकते हैं कि BC प्लस CD है, ये हमारे पास CD है। तो इसको समीकरण 2 का नाम दे दिया और इसको समीकरण 3 का नाम दे दिया। अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में AC और BD का मान रखने पर तो जो समीकरण 1 है उसमें AC और BD का मान रख दिया। तो AC का मान है AB प्लस BC और BD का मान है BC और प्लस CD। अब देखो ये दो बराबर है, अब बराबर में बराबर जोड़ा जाए तो परिणाम बराबर होता है, या बराबर में से बराबर घटाया जाए तो परिणाम बराबर होता है। तो हम यहां से हम क्या घटा देते हैं, देखो BC दोनों जगह पे है, तो AB प्लस BC माइनस BC कर देते हैं और BC प्लस CD माइनस BC कर देते हैं।
तो यहाँ पे परिणाम क्या लगा, कौन सा नियम लगा कि बराबर में अगर बराबर घटाया जाए तो परिणाम बराबर होता है। तो यहाँ से ये कट जाएगा, इसमें से हमारे पास क्या रह जाएगा, ए बी, ये तो देखो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसमें से कट जाएगा, तो ए बी बराबर है सी डी रह जाएगा। और हमें क्या सिद्ध करना था, तो ए बी बराबर सी डी ही सिद्ध करना था। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिजल्ट है वो आ चुका है। तो हैंस प्रूव्ड। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, कोई भी नई बात नहीं थी यहाँ पे। यहाँ पे अब आप देखो ना, एसी यहाँ पे कौन सा, जो यहाँ पे आप कहेंगे कि एक्सियोम या अभिगृहित कौन सा लगा है। अब देखो एसी को हमने क्या लिखा, ए बी प्लस बी सी, यानी कि जो एसी है और जो ए बी प्लस बी सी है वो संपाती है। जो एसी है और जो ए बी प्लस बी सी है वो संपाती है। अब अगर ये संपाती है तो ये बराबर है, तो बराबर है तो हमने इसको बराबर की तरह लिख दिया। इसी तरह से बीडी और बीसी प्लस सीडी इकट्ठा ही बोलना है, इसको एक ही मानेंगे हम पूरे को। तो बीडी और बीसी प्लस सीडी संपाती है, यानी कि दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे यूज करके इसको प्रूव किया। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे बच्चों, देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है। तो ये जो अभिगृहित 5 है, इसको सर्वव्यापी सत्य क्यों माना गया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका जो अभिगृहित 5 है वो क्या है। तो आपको क्या करने हैं कि सारे के सारे जो परिभाषाएं हैं, जो अभिगृहित हैं और जो अभिधारणाएं हैं, उनको बहुत अच्छे से याद कर लें। तो अभिगृहित 5 है जो हमारे पास, वो पूरे और आधे से संबंधित है। तो आप उसको उसी की लैंग्वेज में जैसे वहां पे लिखा हुआ है तो लिखिए तो ज्यादा बढ़िया है। याद आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें अभिगृहित 5 में क्या कहा गया था, अभिगृहित 5 में कहा गया था कि जो कोई भी वस्तु है उसका कोई भी भाग है वो उस पूरे से छोटा होता है, या फिर वो जो पूरा होता है वो अपने भाग से बड़ा होता है, यानी कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो ये हमारे पास अभिगृहित 5 है। अभिगृहित 5 क्या कहता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। तो ये है। अब प्यारे बच्चों, आप इसको देखें, इसको समझें। आप विश्व के किसी भी भाग में चले जाएं तो ये तो हमेशा ही सत्य होगा कि जो पूर्ण है, कोई चीज पूरी है, वो उसके भाग कर दिए जाए, उसके टुकड़े कर दिए जाए, तो जो पूरी चीज है वो टुकड़ों से तो बड़ी ही होगी हमेशा। तो अभिगृहित 5 को देखने से यह पता चल जाता है कि विश्व के किसी भी भाग में हम चले जाएं तो ये जो कथन है वो हमेशा सत्य होगा। या फिर आप इसको जैसे आंसर की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसको आप उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर की लैंग्वेज में इसको लिखा गया है क्योंकि विश्व के किसी भी भाग में किसी भी वस्तु के लिए यह सत्य है, इसलिए इसे सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि अभिगृहित 5 से यह स्पष्ट है कि विश्व के किसी भी भाग में यह हमेशा, यह कथन लिख सकते हो आप, यह कथन
हमेशा सत्य है, इसलिए अभिगृहित 5 को सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। तो ये इसका आंसर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट स्टेटमेंट। अब इसके अभिगृहित 5 को देखें, अगर इसको समझे तो ये तो हर जगह पे ट्रू है हमेशा ही बात। अगर हम किसी भी चीज का टुकड़ा करेंगे तो हमेशा उससे तो छोटा ही मिलेगा ना वो हमेशा। तो ये तो सर्वमान्य सत्य है, आप कहीं भी चले जाए ये हमेशा सत्य होगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 5.1। शुरू में आपको थोड़ा सा ये बोरिंग लग सकती है, लेकिन आपको क्या करना है, एक तो जो इसमें परिभाषाएं दी हुई है, अभिगृहित दिए हुए हैं और अभिधारणाएं दी हुई हैं, उनको बहुत अच्छे से समझना है और उनको कोशिश करनी है कि उनको याद कर ले आप। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप पूरे के पूरे चैप्टर को 2-3 बार पढ़ें, प्रस्तावना से लेके अंत तक, और जो इसका सारांश है वहां तक इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, तो आपको इस चैप्टर को करने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच।